दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल इंडियन स्पेशल एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएसआई के हिंदी सब्जेक्ट को। हिंदी में देखिए 40 क्वेश्चन टोटल आते हैं जो कि 100 नंबर के आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अच्छे से हिंदी को कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन बच्चे कहाँ पर कंफ्यूज हो जा रहे हैं, बच्चे वहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि यूट्यूब पर 95% बहुत सारे टीचरों को मैंने देखा है वो केवल और केवल डायरेक्ट स्टार्ट कर दे रहे हैं एमसीक्यू को सॉल्व करना। लेकिन अगर आपका थ्योरेटिकल पार्ट मजबूत नहीं है तो उस कंडीशन में आप लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी को। हिंदी के सारे जितने सारे टॉपिक होते हैं जैसे व्याकरण हो गया, शब्द वाक्य हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, हिंदी को 3 पार्ट में बांटा गया है। इन तीनों पार्ट में जितने सारे अलग अलग प्रकार के चैप्टर्स होते हैं सारे चैप्टर को एक एक करके हम लोग खत्म करते हुए बहुत जल्द इस चैनल पर कर देंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि हिंदी अगर आप लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हिंदी में देखिए 3 भाग में इसको बांटा गया। एक होता है व्याकरण, शब्द वाक्य, हिंदी साहित्य। तो हम लोग आज से शुरू करेंगे सबसे पहले व्याकरण से। व्याकरण में देखिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चैप्टर होते हैं जैसे कि वर्णमाला होता है, संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, क्रिया होता है, अत्यव्यय होता है, संधि होता है, समास होता है, विराम चिन्ह होता है, उपसर्ग होता है, प्रत्यय होता है, वर्ण विन्यास वर्तनी होता है। तो इस तरह से 10 से 12 चैप्टर केवल और केवल आपके होते हैं। लेकिन आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वर्णमाला को, और वर्णमाला को शुरू भी करूंगा। और मेरा ये कोशिश है अगर एक पार्ट में नहीं खत्म होता है तो 1 से 2 पार्ट में आप लोगों को पूरा का पूरा वर्णमाला एकदम अच्छे से खत्म करवा दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 पार्ट या फिर 2 पार्ट बनेगा, नहीं तो इसे ही वीडियो में कोशिश करूंगा खत्म कराने के लिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला की परिभाषा के बारे में बात करें तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये वर्ण क्या होता है और अक्षर क्या होता है। देखिए दोस्तों जो ध्वनि होता है मुख से निकल करके आकाश में व्याप्त हो जा रहा है। जैसे इतने सारे लोग देख रहे हैं, हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो हमारी आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। उस ध्वनि को क्या बोलते हैं? अक्षर। और वर्ण क्या होता है? मुख से निकली हुई ध्वनि। जैसे हम आपको कोई भी बात समझा रहे हैं, आप उसको लिखित रूप में दे रहे हो तो उसको वर्ण कहते हैं। यही होती है पूरी की पूरी कहानी अक्षर और वर्ण का। अगर सिंपल भाषा में हम बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित की जो इकाई होता है उसको वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होता है। लेकिन अगर वहीं पर लिखा रहे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई वो ध्वनि होता है। अगर लिखित इकाई पूछे तो वो वर्ण होता है, मौखिक इकाई पूछे तो वो ध्वनि होता है। वहीं पर अगर हम बात करें तो कुल वर्णों की संख्या कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कितना होता है कुल वर्णों की संख्या, तो टोटल 52 होता है। और 52 में भी 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। इस तरह से टोटल मिला करके आपके बने होते हैं टोटल 52 वर्ण होते हैं। लेकिन अभी इतना ही नहीं जानना है, अभी आपको जानना है कि 11 स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं, 2 अयोगवाह कौन से होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, 2 उच्छिष्ट व्यंजन कौन से होते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 स्वर के बारे में। वो होता है अ, आ, छोटी, बड़ी, उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरह से टोटल आपके 11 स्वर होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं उसको भी जान लेते हैं। व्यंजन में देखिए आपको फार्मूला याद रखना है क, च, ट, त, प। उसके बाद ये स, ठीक, क, च, ट, त, प, यस, ठीक। जैसे क ख ग घ छ छ जे जे य टे ठ डे ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व, बड़का से, मूर्धन्य से, छोटा से, है। इस तरह से देखा जाए तो टोटल आपके 33 व्यंजन होते हैं। यही सारे व्यंजन होते हैं। समझ गए आप। कभी कभी एग्जाम में इस तरह से ऑप्शन दे देते हैं इनमें से कौन सा व्यंजन नहीं है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन को हटा देगा और आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा व्यंजन नहीं है। इसीलिए आप लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से याद रखना है कि कौन कौन से स्वर होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं। उसी तरह से अयोगवाह के बारे में बात करें तो अयोगवाह केवल और केवल 2 होता है। एक होता है अं और दूसरा होता है अह, ठीक। इस तरह से 2 अयोगवाह होते हैं। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं दोस्तों वो होता है 4। एक होता है 6 जिसको बोलते हैं, लेकिन शुद्ध भाषा में इसको कसे बोला जाता है, आधा क और मूर्धन्य से, इससे मिलकर के 6 बना हुआ। त्र, आधा त और र, ज्ञ, इसको ज्ञ बोलते हैं लेकिन शुद्ध भाषा में इसको ज्ञ बोला जाता है, ठीक। जय, आधा जय और इय। उसके बाद श्र, आधा से और र। इस तरह से ये भी बने हुए। ये सारी बात अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा। लेकिन 4 अयोगवाह कौन कौन से होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, यही 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कि 2 उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। अब ये 2 उच्छिष्ट व्यंजन कौन कौन से होते हैं, चलिए इसको भी जान लेते हैं। देखिए 2 उच्छिष्ट व्यंजन में एक होता है अर और दूसरा होता है ढ।
यही दो क्या होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। तो इस तरह से टोटल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 आयोग व 4 संयुक्त व्यंजन, 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये पूरी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ी सी अगर बेसिक नॉलेज आप लोगों को दें तो केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय निर्देशालय ने 1885 में देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जारी कराया था। जैसे कि एक होता है अंतरराष्ट्रीय अंक, अंतरराष्ट्रीय अंक को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ इस तरह से लिखा जाता है, जो कि सभी लोगों को पता होता है। एक होता है देवनागरी अंक, जिसको 1 2 3 4 कुछ इस तरह से देखिए, ये होता है अंतरराष्ट्रीय अंक और ये होता है देवनागरी अंक, जिसको लिखने का अलग अलग तरीका होता है। अब इस पे भी एक परिभाषा आप लोगों का बन सकता है। जैसे कि देखिए, लिपि जो होता है, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका को लिपि बोला जाता है। जैसे कि देखिए, अंतरराष्ट्रीय अंक को किस तरह से लिखा गया है, देवनागरी अंक को किस तरह से लिखा गया है, तो वही है, किसी भाषा को लिखने के तरीका को लिपि कहते हैं। जैसे कि हिंदी भाषा का लिपि क्या होता है, देवनागरी होता है। समझ में आ गया आप लोगों को, ये भी एक परिभाषा हो गया। कुछ लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, जो कि बचपन में पढ़े होते हैं, लेकिन अभी इस टाइम पर भूल गए होंगे स्वर का परिभाषा क्या होता है और व्यंजन का परिभाषा क्या होता है। तो चलिए जान लेते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण, मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, बिना रुकावट से कर सकते हैं, वो होता है स्वर। जैसे कि ए, ई, उ, इसको बहुत ही आसानी से बिना किसी रुकावट को आप बोल सकते हैं, इसको स्वर बोलते हैं। वहीं पर अगर हम व्यंजन के बारे में बात करें तो वे ऐसे वर्ण होते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं, उनको स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है। जैसे कि क, तो देखिए क बोलते हैं तो उसमें क और अ दोनों चीज सुनाई देता है ना। जैसे ख, तो उसमें ख और अ दोनों चीज सुनाई दे रहा है। ग, तो ग और अ देखिए दोनों चीज सुनाई दे रहा है। अंग, तो इसमें भी देखिए अ सुनाई दे रहा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, जो व्यंजन होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से आप बोल भी नहीं सकते हैं और स्वतंत्र रूप से इसको लिख भी नहीं सकते हैं। इसमें स्वर की सहायता लेना ही पड़ता है। जो पूरा क होता है, इसमें स्वर जरूर होते हैं। जैसे कि आधा क और अ मिलकर के आपका बना हुआ है पूरा क, और अ जो होता है ये क्या होता है, स्वर होता है। स्वर कौन कौन से होते हैं वो आप लोगों को मैंने यहाँ पर बताया है। अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, बड़ी हो गया, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, री हो गया, ए हो गया, आय हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, ये सारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो स्वर की सहायता लेना ही पड़ता है। समझ गए? स्वर की सहायता से ही इनको उच्चारित किया जाता है, उसको व्यंजन बोला जाता है। आई होप आप लोगों को ये बात पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। जैसे कि जो क होता है, अभी आप लोगों को एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर क लिखा हुआ है, तो ये जो क है, और अगर मान लीजिए ये एक क लिखा हुआ है, इसके नीचे इस तरह से बना हुआ है, तो ये जो क है और ये जो क है, इन दोनों में क्या अंतर है? ये जो क है दोस्तों, ये पूरा क है, और ये जो क है इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, मतलब ये आधा क है। तो किसी भी व्यंजन में अगर हलंत लगा हुआ है तो मतलब आप समझ जाएंगे कि वो आधा क है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए जय है, तो जय को हम अगर मान लीजिए लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? आधा जय और पूरा अ, ठीक, आधा जय और स्वर अ मिल करके बना हुआ है पूरा जय। अगर कहीं पर जा लिखा हुआ है तो वो कैसे बना हुआ है? आधा जय और स्वर आ, ये मिल करके बना हुआ है जा। वहीं पर अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए कहीं पर जी लिखा हो या फिर कहीं पर छोटा वाला ई बना हुआ रहे, जी लिखा रहे, तो अगर बड़ी मात्रा रहे जी का तो बड़ी ई रहेगा, लेकिन अगर छोटा ई का मात्रा लगा रहेगा जी पे तो उसमें छोटा ई लगेगा, छोटा ई से बनेगा, ये बड़ा ई से नहीं बनेगा। समझ गए आप लोग? तो ये बातें आप लोगों को जानकारी रहना चाहिए। जैसे जय जो है वो आधा जय और ऐसे बना हुआ, आधा जय लिखा हुआ है तो मतलब इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। जा है मतलब इसके नीचे हलंत लिखा हुआ है आ है। बड़ी ई का मात्रा जी पे है तो जय, आधा जय है, हलंत लगा हुआ है, बड़ी ई का मात्रा है। जय पे छोटी की मात्रा है तो जय के नीचे हलंत लगा है, मतलब आधा जय और छोटी है। ठीक, जय पे छोटा ऊ का मात्रा है तो आधा जय और छोटा ऊ। जय पे बड़ा ऊ का मात्रा लगा हुआ है तो आधा जय और बड़ा ऊ लगा हुआ है। उसी तरह से अगर ज्री, जैसे श्री होता है, ज्री होता है, तो अगर इस तरह से कोई भी शब्द अगर लिखा हुआ है, मान लीजिए जय लिखा हुआ है, इसके नीचे अगर इस तरह से बना हुआ है, मतलब ये री का बात कर रहा है ये री का बात कर रहा है, तो आधा जय और री मिल करके आपका ज्री बना हुआ है। ठीक, उसी तरह से जय हो गया, जे हो गया, जय और ए, छोटा ए का मात्रा है। जय लिखा है मतलब जय और अ, जो लिखा है मतलब जय और ओ का मात्रा है। जो लिखा है मतलब आधा जय और ओ है। अब देखिए रुपया जैसे लिखा हुआ है तो रू
इस तरह से लिखा रहता है रुपया, ठीक, आप लोगों ने देखा होगा। और कहीं कहीं पर अगर मान लीजिए रूपवान, रुपया और रूपवान, रूपवान मतलब बड़ा ऊ लगेगा, ठीक, रूपवान इस तरह से लिखा हुआ रहता है, इस तरह से नीचे की तरह घुमावदार रहता है। और रूपवान लंबे शब्द में बोला जाता है तो वहाँ पर बड़ा ऊ रहता है, ठीक, रुपया मतलब छोटा ऊ रहेगा। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत आपको जानकारी रहना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। अब चलिए हम थोड़ा सा जान लेते हैं व्यंजन को आधा लिखने का तरीका, थोड़ा सा जानेंगे। आधा लिखने का तरीका तो हम लोगों ने ऊपर ही थोड़ा सा समझ लिया है, बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को यहीं पर हो गया, लेकिन चलिए थोड़ा सा और भी जानकारी ले लेते हैं। एक शब्द आप लोगों को जानना है, एक होता है इस तरह का पाई और एक होता है खड़ी पाई, ठीक। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है खड़ी पाई। कोई भी शब्द लिखते हैं तो इसका प्रयोग करना ही पड़ता है। और जो ऊपर की तरफ लगा रहता है इसको बोलते हैं शिरोरेखा। क्या बोलते हैं, शिरोरेखा बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं शिरोरेखा। जैसे कि मान लीजिए हम अपना ही नाम लिख रहे हैं अंकित, तो ऊपर ये क्या लगाए हैं, ऊपर जो लगाए हैं ये है शिरोरेखा, मतलब सिर पर रेखा लगाए हुए हैं। और ये जो खड़ी पाई लगा हुआ है इसको खड़ी पाई बोलते हैं, ठीक। तो ये भी थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को रहना चाहिए। स्वर को कभी भी आधा नहीं लिखा जा सकता है, ये भी जानकारी रहना चाहिए। स्वर कौन कौन से होते हैं जस्ट अभी ऊपर आप लोगों को बताया हूँ, नहीं पता है तो वीडियो को पीछे करके देख लेना। व्यंजन को आधा लिखने का तरीका आप लोगों को बताऊंगा। व्यंजनों की कुल संख्या कितना होता है, 33 होता है, जो कि आप लोगों को मैंने अभी ऊपर यहाँ पर बताया है कि व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती हैं, टोटल होता है 33। अब 33 कौन कौन से होते हैं, यही सारे होते हैं जो कि आप लोगों को बताएं। इसमें फार्मूला भी बताया हूँ, कै च ट त प य स। लेकिन इसमें भी कुछ अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कि उसको भी समझ लेते हैं। चलिए 33 व्यंजन टोटल आपके होते हैं, जिसमें से कुछ दो ऐसे शब्द होते हैं जो कि नीचे से घुमावदार होते हैं, जो कि आपको सिंपली बताऊं, ये खड़ी रेखा होता है, एक शिरोरेखा होता है जो खड़ी रेखा को पार कर दे। जैसे क हो गया, फ हो गया, ये क्या करते हैं, खड़ी जो पाई होता है उसको ये पार कर देते हैं, इसको ये पार करने का काम करते हैं। यही दो ऐसे शब्द होते हैं जो कि खड़ी रेखा को पार करने का काम करते हैं। लेकिन और भी इतने सारे शब्द होते हैं, सब देखिए खड़ी रेखा एकदम अलग हैं, एकदम किनारे हैं, कोई भी खड़ी रेखा को पार नहीं कर रहा है। तो दो ऐसे भी व्यंजन होते हैं जो कि खड़ी रेखा को पार करते हैं, और जो सारे होते हैं वो खड़ी रेखा एकदम अलग होते हैं, लेकिन वो खड़ी रेखा को पार नहीं करते हैं। यही केवल दो ऐसे व्यंजन होते हैं जो कि खड़ी रेखा को पार करते हैं। 9 ऐसे होते हैं व्यंजन, 9 व्यंजन ऐसे होते हैं जो कि नीचे से घुमावदार होते हैं। अब आप कहेंगे जैसे कि अंग हो गया, छ हो गया, ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया, ढ हो गया, द हो गया, र हो गया, है हो गया। ये देखेंगे कहीं पर भी एक खड़ी पाई इस तरह से और शिरोरेखा इस तरह से नहीं आएगा, ये नीचे से पूरी तरह से घुमावदार होते हैं। समझ गए आप लोग। ये देखिए जो नीचे से घुमावदार होते हैं व्यंजन वो टोटल आपके 9 होते हैं, जो खड़ी रेखा को पार करते हैं वो टोटल आपके 2 होते हैं, जो घुमावदार होते हैं वो टोटल आपके 9 होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें जो खड़ी पाई को पार नहीं कर पाते हैं, वो पार ही नहीं करते हैं, वो टोटल संख्या 22 होता है। जैसे कि ख, इसमें खड़ी पाई एकदम अलग है, ग खड़ी पाई अलग है, घ, च, ज, झ, इ, त, थ, घ, न, प, ब, इ, ग, मैं हो गया, मैं, य, ल, व, बड़ा से, छोटा से, मूर्धन्य से, ड़, ठीक। इस तरह से देखेंगे आप टोटल आपके 22 होते हैं जो कि खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। इसीलिए आपको बताया हूं, एक होता है शिरोरेखा और एक होता है खड़ी पाई। खड़ी पाई को जो पार करते हैं वो केवल और केवल क और केवल फ होते हैं, यही दो खड़ी रेखा को पार करते हैं। जो नीचे से घुमावदार होते हैं वो 9 संख्या होता है, टोटल 9 होता है, और जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं वो टोटल संख्या 22 होता है। तो देखा जाए 22 8 20 22 8 30 1 31 2 33, टोटल संख्या 33 होता है व्यंजनों का, जिसमें इसको भी अलग अलग डिवीजन में आप बांट सकते हैं। जो कि खड़ी रेखा को पार करता है वो 2 होता है, कैफ है होता है, जो नीचे से लोटनिक होता है, घुमावदार होता है, वो टोटल 9 होता है, जो खड़ी पाई को पार नहीं करता है वो टोटल 22 होता है। कौन कौन से होते हैं वो भी आप लोगों को मैंने बता दिया है।
तो जो नीचे से लोटनिक होता है, घुमावदार होता है, वो टोटल संख्या 9 होता है और यही सारे 9 होते हैं। अगर हम बात करें इसको आधा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, बस सिंपली इनके नीचे एक हलंत लगा देना है सब में। जैसे कि देखिए सब में नीचे हलंत लगा दिया गया है, मतलब ये क्या है, ये आधा लिखा हुआ है। अब देखिए कुछ बिंदु लगाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि खड़ी पाई के आगे अगर बिंदु लगा हुआ है उसको पंचमाक्षर बोला जाता है। अब पंचमाक्षर क्यों बोला जाता है, क्योंकि क, ख, ग, घ और अंगा, तो इसको आगे लगाया गया है। इसको अगर आगे लगाया गया है अक्षर के, शब्द के, बिंदु को, तो मतलब ये क्या है, 1 2 3 4 5, ये अंग है, पांचवा अक्षर है, इसीलिए इसको पंचमाक्षर बोला जाता है। अब देखिए अगर मान लीजिए बिंदु पीछे लगा हुआ है तो इसको अरबी फारसी भाषा में ज़्यादातर लगाया जाता है, जिसको नुक्ता बोला जाता है। जैसे कि बिंदु अरबी भाषा में क के आगे लगा देंगे, ख के आगे लगा देंगे, ग के आगे लगा देंगे, ज के आगे लगा देंगे, फ के आगे लगा देंगे। ये अरबी और फारसी भाषा में लिखा हुआ रहता है। अगर ऊपर बिंदु लगा हुआ है, शिरोरेखा के ऊपर अगर बिंदु लगा हुआ है तो उसको अनुस्वार बोलते हैं। जैसे पंप, आडंबर, हलंत, शंकर, दंड, तो सब में ऊपर बिंदु लगा हुआ है। लेकिन इसको आप अलग भाषा में लिख सकते हैं, जैसे कि पंप, आडंबर, हलंत, शंकर, अभी आगे बताऊंगा क्यों इसको आगे आया हुआ है, इसको शंकर, ठीक, दंड, मंगल, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। जो ऊपर लगा हुआ है बिंदु वो होता है अनुस्वार। तो अगर मान लीजिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगा हुआ है तो उसको अनुस्वार कहते हैं। अगर आगे लगा हो अगर इसके पीछे लगा हुआ है बिंदु, इसको नुक्ता बोला जाता है। अगर बिंदु आगे लगा हुआ है जैसे अंगा में तो उसको पंचमाक्षर बोला जाता है। केवल और केवल अंगा में ही आगे लगा हुआ रहता है बिंदु, इसीलिए इसको पंचमाक्षर बोला जाता है, पांचवा अक्षर बोला जाता है। तो बिंदु लगाने का तरीका तो हम लोगों ने समझ लिया है, एक पंचमाक्षर, दूसरा नुक्ता, तीसरा अनुस्वार जो कि बिंदु ऊपर की तरफ लगा रहता है। लेकिन एक और जानना है, चौथा वाला, जिसमें बिंदु नीचे लगा रहता है। जैसे कि एक हो गया अर, एक हो गया ढ, इसमें बिंदु नीचे की तरफ लगा हुआ रहता है। इसको उत्क्षिप्त व्यंजन, तारमजात या फिर द्विगुण बोला जाता है। तो ये बिंदु लगाने के कुछ अलग अलग तरीके होते हैं जो कि आप लोगों को पता रहना चाहिए। इनका क्या काम है, इनका नाम क्या है, ये जानकारी थोड़ा सा रहना चाहिए। अब चलिए आप लोगों को स्वर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी तक तो पूरे व्यंजन के बारे में समझे हैं, अब स्वरों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्वर के वर्गीकरण के बारे में बात करें तो पहले तो स्वर की टोटल संख्या कितना होता है, ए, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल संख्या स्वरों की 11 होते हैं। अब इसको भी हम कुछ पार्ट में बांटेंगे। जैसे कि पहले हम बांटेंगे मात्रा के आधार पर। एक होता है ह्रस्व स्वर, इसको लघु स्वर भी कह सकते हैं, इसको एक मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, इसको बड़ा स्वर भी कहा जाता है, इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, जिसमें 2 मात्रा लगा रहता है, या फिर बड़ा स्वर आप कह सकते हैं, या फिर दीर्घ स्वर कहते हैं। एक होता है प्लुत स्वर। लेकिन हम बात करेंगे केवल और केवल इन्हीं स्वरों के बारे में। जैसे कि एक मात्रिक स्वर के बारे में बात करें तो किस केवल और केवल इसमें एक मात्रा होता है, जिसकी संख्या टोटल 4 होता है। जैसे कि ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री। द्विमात्रिक स्वर के बारे में बात करें जिसमें 2 मात्रा लगा हुआ है, उसकी संख्या टोटल 7 होता है। जैसे कि आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये द्विमात्रिक स्वर होता है, इसको बड़ा स्वर भी बोला जाता है, इसको दीर्घ स्वर भी बोला जाता है। तो इस तरह से मात्रा के आधार पर इनको 3 पार्ट में बांटते हैं, एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर और प्लुत, ठीक। और दोनों इसी में ही आते हैं, 11 स्वर टोटल आपके इसी में ही आते हैं, एक मात्रिक और द्विमात्रिक में। कभी कभी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, ह्रस्व स्वर का इनमें से कौन सा डिफिनीशन सही है, ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर कौन सा है, द्विमात्रिक स्वर का परिभाषित किया गया है, इनमें से कौन सा सही है, प्लुत स्वर का परिभाषा सही है। तो थोड़ा सा इनका डिफिनीशन भी जानना जरूरी होता है। तो चलिए जान लेते हैं। एक मात्रिक स्वर जिनका उच्चारण कम समय में लगे, जैसे ए, ई, उ, री, इसको बहुत ही कम समय में बोल सकते हैं। द्विमात्रिक स्वर जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगे, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, इसको बोलने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है तो उसको द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं। लेकिन प्लुत स्वर क्या होता है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर कुछ अधिक समय लगे, ये ज़्यादातर देखा जाता है, ज़्यादा समय लगे, इसका उपयोग संस्कृत में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। 3 गुना समय अधिक लगे, जैसे ओंडम, रैंडम, तो समय लग रहा है ना, तो इसको बोलते हैं प्लुत स्वर। समझ गए। व्यंजन की मात्रा नहीं होती है, व्यंजन के बारे में बात करें, व्यंजन की मात्रा नहीं हो, मात्रा केवल और केवल स्वर की होती है। जैसे कि
रुपए लिखना है। तो रु मतलब इसका कोई मात्रा है, इसमें ऊ का मात्रा लगा हुआ है। ऊ क्या है? ऊ आपका स्वर है। ऊ आपका क्या है? स्वर है। देखिए जैसे राहुल लिखा हुआ है, राहुल, तो रा में जो मात्रा लगा हुआ है वो किसका लगा हुआ है? आ का लगा हुआ है। रे तो आपका आधा है, इसमें आ का मात्रा लगा हुआ है। समझ में आया आप लोगों को? तो यही चीज यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो होता है व्यंजन, व्यंजनों की मात्रा नहीं होता, स्वर की केवल और केवल मात्रा देखा जाता है। अब बात करते हैं, पहले तो हम लोगों ने बात कर लिया है किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर स्वर को ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर में बांटे हैं। अब दूसरा हम बात करते हैं जिह्वा के आधार पर, मतलब हमारे जीभ के आधार पर। एक होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। अग्र स्वर का मतलब होता है जो कि जीभ के आगे वाले हिस्से से बोला जाए, अगले हिस्से से उच्चारित किया जाए, जैसे ई, बड़ी, ए, ये टोटल संख्या 4 होता है जिसको जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित किया जाता है। जीभ के बीच वाले हिस्से से अगर हम उच्चारित कर रहे हैं तो उसको मध्य स्वर बोलते हैं, जैसे कि ए। ये केवल और केवल एक होता है जो कि जीभ के बीच वाले हिस्से से उच्चारित करते हैं, जैसे कि ए। पश्च जीभ के पीछे वाले हिस्से से उच्चारित करें, जैसे जीभ के पीछे वाले हिस्से से जो उच्चारित करते हैं वो होता है आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ। ये टोटल 5 होते हैं। तो इसमें देखा जाता है टोटल जिह्वा के आधार पर जो होते हैं स्वर वो 10 यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि 5 ये होता है, 1 ये होता है, 4 ये होता है, तो 5, 1, 6, 4, 10 टोटल संख्या क्या होते हैं? इसमें 10 बताए गए हैं। अब इसमें किसको छोड़ा गया है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जिह्वा के आधार पर कौन से स्वर को छोड़ा गया है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए बता देता हूँ मैं ही, नहीं तो आप कहेंगे कि ये कुछ बताते नहीं, बस सारे होमवर्क दे रहे हैं। जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण री को नहीं किया गया है। क्यों नहीं शामिल किया गया है? क्योंकि जब आप री बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आप व्यंजन के री भाषा को बोलते हैं, रे, राहुल वाले रे को बोलते हैं, तो इसीलिए जिह्वा के आधार पर उसको उच्चारित नहीं किया जाता है। री को उच्चारित इसीलिए शामिल उसमें नहीं किया गया है। अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है घृ, मतलब यहाँ पर घ आधा है, यहाँ पर ये जो घृ है, जैसे मान लीजिए कृष्ण लिख देता हूँ, कहाँ पर लिखूँ? यहाँ पर साफ शब्दों में लिख देता हूँ, एक लिखता हूँ घृ, ठीक। अब ये कैसे बना हुआ है? इसमें घ जो है वो दोस्तों आधा है, प्लस इसमें वही 6 मिला हुआ है, समझ गए? और इन्हीं दोनों से आपका घृ बना हुआ है, और आ जो होता है वो आधा ड़ प्लस आ, ये चीज मिल करके आपका बना हुआ है घृड़ा। उसी तरह से हम लिखते हैं कृष्ण। तो ये जो क्री है ये कैसा बना हुआ है? क आधा क प्लस स, समझ गए आप लोग? ये दोनों चीज मिलकर के आपका बना हुआ है क्री, और स तो आधा लिखा ही हुआ है। ड़ के बारे में अगर हम बात करें तो आधा ड़ प्लस आ मिलकर के आपका ड़ बना हुआ है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए री पूरा नहीं लिखा हुआ रहता है, इसको लिखने का तरीका जैसे कि कृधि हो गया, श्रीधि हो गया, घृणा हो गया, कृष्ण हो गया, गृह हो गया, गृह हो गया। अब गृह को कैसे लिखेंगे? अगर मान लीजिए कहीं पर गृह लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिखेंगे? आप उच्चारित करेंगे ग तो आपका आधा है प्लस री, री री मिलकर के आपका, ये दोनों मिलकर के आपका गृह बना हुआ है जो है वो आधा है प्लस अ मिलकर के पूरा है बना हुआ है। तो ये सारी चीज आगे बताऊंगा, लेकिन जिह्वा के आधार पर री को क्यों छोड़ा गया है? इसीलिए छोड़ा गया है क्योंकि री कहीं ना कहीं इस तरह से आप लोगों को उच्चारित किया जाता है, ध्वनि इस तरह से री निकलता है, इसीलिए इसको छोड़ दिया गया है जिह्वा के आधार पर। अब देखिए री जो होता है वो तो उच्चारित होता है, री कहीं ना कहीं रे से मिलता जुलता लगता है, लेकिन जो री होता है ये आपका स्वर होता है, और जो रे होता है ये क्या होता है? व्यंजन होता है। ये तो पता ही है आप लोगों को, जो रे होता है वो व्यंजन होता है, लेकिन रे के भी कुछ भेद होते हैं। अब रे के कौन कौन से भेद होते हैं वो भी जान लेते हैं। रे के जो होते हैं एक सामान्य रूप होते हैं, एक होता है रेप रूप होता है, एक होता है पदीन रूप। अब आप कहेंगे ये क्या बता रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। रे का जो सामान्य रूप होता है वो होता है जैसे कि राकेश, रमेश, रजेश, वो क्या होते हैं? ये जो रे लिखा गया है ये सामान्य रूप होता है, लेकिन जो रे का रेप रूप होता है वो आधा लिखा हुआ रहता है, जैसे कि कर्म, धर्म, जुर्माना,
तो जो रे ऊपर इस तरह से बनाया हुआ रहता है, ये क्या होता है, ये रे का रेफ रूप होता है। जो इस तरह से ऊपर लगा हुआ है मतलब ये आधा लिखा हुआ रहता है। लेकिन एक बात और, रे का जो पदेन रूप होता है जैसे कि क्रम, प्रकार, क्रिया, ये जो नीचे रे लगा हुआ है ये आधा रे नहीं है दोस्तों, ये पूरा रे है। ये बात हमेशा आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्रिया लिखा हुआ है मतलब ये जो रे नीचे लगा हुआ है ये आधा रे नहीं है, ये पूरा रे है। और पूरा रे लिखेंगे आधा रे प्लस ए मिल करके आपका पूरा रे बना हुआ है, समझ गए। लेकिन अगर मान लीजिए क्रिया लिखा हुआ है तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप कैसे उच्चारित करेंगे। अगर इसको तोड़ करके लिखना है तो आप लिखेंगे आधा क प्लस आधा रे, और क्या लिखेंगे, अ लिखेंगे। अ हम नहीं लिखेंगे, ये तो रे है लेकिन इसमें छोटा ई का मात्रा लगा हुआ है, तो इसमें क्या लिखेंगे प्लस छोटा ई, सॉरी छोटा ई प्लस ये प्लस आ। ये सारे मिलकर के आपके बने हुए हैं क्रिया। ये सारी बात आगे बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन अभी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आप थोड़ा बहुत समझेंगे तो आगे आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगा। ठीक, तो रे के अलग अलग रूप होते हैं, एक सामान्य रूप होता है, एक रेप रूप होता है, एक पदेन रूप होता है। समझ में आया ना आप लोगों को। सामान्य रूप में रे एकदम खाली रहता है, एकदम साफ साफ रे लिखा रहता है, इसको कहीं भी तोड़ फोड़ करके नहीं लिखा जाता है। लेकिन रेप रूप में इसको एकदम ऊपर इस तरह से लिखा जाता है, पदेन रूप में नीचे लगाया जाता है रे को। अब एक बात और बताना चाहता हूं आप लोगों को, दो बात यहां पर लिख रहा हूं। एक लिख रहा हूं आप लोगों के लिए क्रम और दूसरा लिख रहा हूं ट्रक। ठीक, अब देखिए क में यहां पर रे लगा हुआ है मतलब रे यहां पर पूरा है। लेकिन अगर किसी भी व्यंजन में जैसे यहां पर टे मैं लिखा हूं, ये टे क्या है, ये पूरा है। लेकिन अगर मान लीजिए इसी टे के नीचे मैं हलंत लगा दिया हूं तो ये टे क्या है, आधा है। तो यहां पर देखिए टे में एक हलंत लगा हुआ है, रंग को बदलता हूं, इस तरह से चेंज करता हूं। टे में देखिए इस तरह से हलंत लगा हुआ है और दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, रे लगा हुआ है, इस तरह से रे लगा हुआ है। तो यहाँ पर दो बातें लिखा गया है, यहाँ पर दो बातें बता रहा है। अब दो बातें क्या बता रहा है, एक तो बता रहा है कि टे आधा लिखा हुआ है और दूसरा बता रहा है कि रे पूरा लिखा हुआ है। ये दो चीज़ मिल करके, एक टे यहाँ पर है, हलंत लगा हुआ है मतलब क्या है, टे आधा लिखा हुआ है, और दूसरा टे के नीचे अगर रे लगा हुआ है इस तरह से तो ये क्या है, टे भी है और रे भी है। समझ गए, रे को पूरा लिखने के लिए आधा रे और इसमें अ मिलाते हैं स्वर को, तब ये रे बनता है। समझ में आया आप लोगों को। तो यहाँ पर जो ट्रक लिखा हुआ है, इतना मैं बात क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, जो ट्रक लिखा हुआ है ये तो रे का पदेन रूप है, तो यहाँ पर रे भी लगा हुआ है। और एक बात लिखा हुआ है यहाँ पर, एक बात और बता रहा है कि यहाँ पर हलंत भी लगा है मतलब टे आधा भी है। क्रम लिखा है, इसके नीचे हलंत लगा, इसके नीचे रे लगा हुआ है। अगर एक इस तरह से भी लग जाता है मतलब हलंत भी लग जाता। ठीक, तो ये होता है। अगर क के नीचे इस तरह से लय बना हुआ है, किसी भी व्यंजन के नीचे इस तरह से अगर रे बना हुआ है तो वो मतलब पदेन रूप होता है। जितना मैं तोड़ तोड़ कर अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ वो आगे आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, वो आगे बताऊंगा आप लोगों को। तीसरा, अगर हम बात करें मुख को खुलने के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण के बारे में बात करें तो एक होता है वित्तीय स्वर, जो कि इसको बोलने के लिए मुंह को पूरा खोलना पड़ता है। जैसे कि आ, अगर आप आम बोलते हैं, जैसे कि आम, आम को बोलते हैं तो मुंह को पूरा खोलते हैं, उसको वित्तीय स्वर बोलते हैं। दूसरा अर्धवित्तीय स्वर होता है जिसमें मुख हम आधा खोलते हैं, जैसे कि अ, अंकित बोल रहे हैं ना, अ, ए, ओ, तो इसमें मुख को आधा खोल रहे हैं। समृद्ध स्वर क्या होता है, जो कि इसमें मुख लगभग बंदी होता है, जैसे कि ई, बड़ी, ऊ, तो ये क्या होता है, इसमें मुख लगभग बंद होता है। अर्ध समृद्ध स्वर क्या होता है, इसमें आधा मुख बंद होता है, जैसे कि ए, ओ, इसमें आधा मुख क्या होता है, बंद होता है। जाति विभाजन के बारे में अगर हम बात करें, जाति विभाजन के रूप में अगर हम स्वर को बांटें तो इसमें भी दो प्रकार से होते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं ये क्या बता रहा हूँ, चौथा संख्या क्या बता रहा हूँ, आप लोग भूले ना, इसके लिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ। स्वरों को मैं विभाजन कर रहा हूँ। जैसे कि स्वर को अगर हम वर्गीकरण करें तो पहले हम लोग मात्रा के आधार पर किए हैं, एक मात्रिक स्वर, दो मात्रिक स्वर, प्लुत स्वर। फिर आप लोगों को दूसरा बताए हैं हमारे जीभ के आधार पर, अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है, पश्च स्वर होता है। फिर तीसरा आप लोगों को मैंने बताया है मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर क्या बताया, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, समृद्ध स्वर, अर्धविसमृद्ध स्वर, इस तरह। अब चौथा आप लोगों को बता रहा हूँ जाति विभाजन के आधार पर, एक सजातीय स्वर होता है, एक विजातीय स्वर होता है। सजातीय का मतलब होता है एक समान, विजातीय का मतलब होता है दोनों अलग अलग हों। सजातीय का मतलब होता है एक जाति के
और विजातीय का मतलब होता है भिन्न भिन्न जाति के। समझ गए? जैसे कि सजातीय को समझें, वे स्वर जो एक जात के होते हैं। जैसे कहीं पर अगर आ लिखा हुआ है, वो क्या मिल करके बना हुआ है? ए प्लस ए मिल करके आपका बना हुआ है आ। वहीं पर बड़ी ई के बारे में बात करें, इसमें दो छोटी ई मिल करके बड़ा ई बना हुआ है। बड़ा ऊ के बारे में बात करें, दो छोटा ऊ मिल करके आपका बना हुआ है बड़ा ऊ। तो मतलब एक जात के ये होते हैं, दोनों समान होते हैं, एक जात के होते हैं ये दोनों। विजातीय के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि वे स्वर जो अलग अलग जात के होते हैं। जैसे कि ए, ये ए होता है, ये कैसे बनता है? ए और छोटा ई मिल करके आपका ए बना हुआ है, छोटा ए। बड़ा ए जो होता है ये कैसे बना हुआ है? ये ए और छोटा ए मिल करके बना हुआ है बड़ा ए। ओ जो होता है वो ए और छोटा ओ मिल करके बना हुआ है। आओ जो होता है वो ए और ओ मिल करके बना हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं विजाति में, क्या ये और ये दोनों एक समान है? बिल्कुल भी नहीं समान है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है विजातीय स्वर। तो देखा जाए हम लोगों ने स्वर के अलग अलग विभिन्न विभाजन को, वर्गीकरण को हम लोगों ने समझ लिया है 4 भागों में। अब 4 भागों में क्या क्या बांटे हैं, क्या क्या बताए हैं? जिह्वा के आधार पर, जाति विभाजन के आधार पर, उसके बाद मुख खुलने के आधार पर बताया हूँ, जिह्वा के आधार पर बताया हूँ, उसके बाद आप लोगों को मात्रा के आधार पर बताया हूँ। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा सारी की सारी बात आप लोगों को स्वर के बारे में बता दिया हूँ। तो आज का वीडियो एक पार्ट में बहुत सारी बात आप लोगों को बताया हूँ। अब एक पार्ट और आप लोगों को बनाऊंगा वीडियो, दूसरा पार्ट, जिसमें सारे की सारे वर्णमाला खत्म करा दूंगा। क्योंकि अभी जो हमारा गला है वो थोड़ा सा मुझे महसूस हो रहा है कि गड़बड़ हो रहा है, बोलने में दिक्कत हो रहा है। इसीलिए वीडियो को आज यहीं पर रोकता हूं और अगले वीडियो में पूरे वर्णमाला को खत्म करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जाने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना। मैं देखना चाहता हूं कितने सारे लोग यहां पर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर।